हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव से। तो चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 1। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किन आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है, मतलब ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज़ बी इंस्टॉल्ड। ऑप्शन ए, असीमित आवश्यकताएं मतलब अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। ऑप्शन बी, सीमित साधन मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, या ऑप्शन सी ए और बी बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एकदम सही इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है। ऑप्शन ए उत्पादन यानी प्रोडक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी कंजप्शन यानी उपभोग। ऑप्शन सी एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट यानी विनिमय एवं निवेश, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बताइए टू का आंसर क्या होगा। एकदम सही टू का आंसर है डी, इनमें से सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, मतलब इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। देखिए ऑप्शन ए सोशलिज्म, ऑप्शन बी कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिक्स यानी मिश्रित, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सा आंसर होगा इसका बी पूंजीवादी। कैपिटलिज्म में ही जो बेसिस होता है उसका प्राइस मैकेनिज्म, इसी आधार पे लिया जाता है डिसीजन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है, मतलब हु गेव द डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेटेड टू वेलफेयर। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी रॉबिन, या ऑप्शन डी जॉन जॉन रॉबिन्सन, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। एकदम सही इसका आंसर होगा मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सीमांत उपयोगिता किसे कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। देख करके बताइए 5 का आंसर क्या होगा। एकदम सही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदासीनता वक्र होता है, मतलब इनडिफरेंस कर्व क्या है। ऑप्शन ए कन्वेक्स टू ओरिजन, ऑप्शन बी कॉनकेव टू ओरिजन, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सीधा सा आंसर इसका कॉन्वेक्स टू ओरिजन यानी ऑप्शन ए, छठा का आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 देखिए मांग में कौन सा तत्व निहित होता है, मतलब विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर डिमांड। ऑप्शन ए डिजायर यानी वस्तु की इच्छा, ऑप्शन बी फिक्स प्राइस यानी एक निश्चित मूल्य, ऑप्शन सी विलिंगनेस टू पे यानी साधन व्यय करने की तत्परता, या ऑप्शन डी इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस। 7 का आंसर बताइए। एकदम सही इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है, मतलब इन विच गुड्स फॉल इन प्राइस डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। ऑप्शन ए नेसेसरी गुड्स, ऑप्शन बी कंफर्ट गुड, ऑप्शन सी लग्जरी गुड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 8 का आंसर बताइए। एकदम सही क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा अनिवार्य वस्तुएं यानी नेसेसिटी गुड, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच क्या होती है, मतलब गिफिन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी, गिफिन गुड्स का प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी जीरो, या डी इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलिए, एकदम सही, इसका आंसर है बी पॉजिटिव। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 10 में। क्वेश्चन 10 देखिए, उत्पत्ति हास नियम लागू होने के मुख्य कारण कौन सा है? मतलब द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर, ऑप्शन बी साधनों का अपूर्ण स्थापना होना यानी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। एकदम सही, 10 का आंसर होगा, 10 का आंसर होगा सी दोनों, यानी बोथ ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है, क्वेश्चन 11, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है? बताइए। मतलब अ कर्व विच राइज फर्स्ट रिमेन कांस्टेंट एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपीपी, ऑप्शन बी एमपीपी, ऑप्शन सी टीपीपी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। वीडियो को पॉज करिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट? ऑप्शन ए इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या ऑप्शन डी रेंट ऑफ द फैक्ट्री। बताइए 12 का आंसर क्या होगा। एकदम से 12 का आंसर होगा कच्चे माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब हर साल जरूरी तो नहीं हर बार एक ही तरह का खरीदेंगे उसका दाम बढ़ता घटता रहता है, इसलिए यह फिक्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बताइए, जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में क्या होती है? ठीक है, मतलब व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट? ऑप्शन ए मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन बी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन सी मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट, या ऑप्शन डी मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। बताइए 13 का क्या आंसर होगा। एकदम से 13 का आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ फॉर्म इक्विलिब्रियम? मतलब फॉर्म को इक्विलिब्रियम में संतुलन में आने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? एम सी एम आर के बराबर होना चाहिए, या एम आर टी आर के बराबर होना चाहिए, या एम आर ए आर के बराबर होना चाहिए, या ए सी ए आर के बराबर होना चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। एकदम से इसका आंसर होगा एम सी एम आर के बराबर होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, तब फॉर्म का इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वस्तु की आपूर्ति के निर्धारण घटक, मतलब व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड? ठीक है, ऑप्शन ए प्राइस ऑफ द गुड, ऑप्शन बी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ऑप्शन सी प्राइस ऑफ द फैक्ट्री, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बताइए 15 का क्या आंसर होगा। एकदम सही, 15 का आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस, सभी होते हैं। 16, अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच क्या होती है? द इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंटर ओरिजिन इज, मतलब उसके सेंटर ओरिजिन पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? इकाई से कम यानी लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी यानी इकाई से अधिक, इकाई के बराबर यानी इक्वल टू यूनिटी, या शून्य के बराबर यानी इक्वल टू जीरो। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। एकदम सही, 16 का आंसर होगा सी इक्वल टू यूनिटी, इकाई के बराबर। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन 17 देखिए, बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित कौन सा आधार है, मतलब विच इज बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी जीरो कंपटीशन, या ऑप्शन सी इम्परफेक्ट कंपटीशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। 17 का आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका क्या नाम है, मतलब व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मार्केट इन विच देयर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो बताइए, जिस मार्केट में लोग अपने मन से आ सकता है, जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं, कौन सा मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। 18 का आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। अब बताइए, निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, मतलब हु सेड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। बताइए किसने कहा है, एकदम सही 19 का आंसर होगा सी, मार्शल ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है, मतलब हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरेशन हैव बीन मेड बाय मार्शल ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा, एकदम सही 20 का आंसर होगा बी, 3 पे। ठीक है, तीन 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 कैटेगरी में इसको बांटा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे है, मतलब एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू। बताइए 21 का आंसर क्या होगा, सी एकदम सही, समशिष्ट अर्थशास्त्र से, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टॉक। बताइए, वेल्थ है, सेविंग है, एक्सपोर्ट है, या प्रॉफिट है। 22 का आंसर एकदम सही, वेल्थ है, वेल्थ को हम लोग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, चलिए, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो। बताइए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है। वीडियो पॉज करिए, मन में सोचिए और बताइए 23 का आंसर क्या होगा, एकदम सही ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखिए 24, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इजकल टू क्या होता है इसका फार्मूला, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला रटना पड़ेगा आप लोग को, फार्मूला बुक में दिया गया है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 का आंसर होगा, 25 भी ऐसे ही, इसलिए 25 का आंसर होगा ए। सॉरी, 25 का होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। 26 में चलिए, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है, मतलब विच मेथड इज एडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। बताइए 26 का आंसर क्या होगा, एकदम सही डी, इन सभी मेथड से करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है, मतलब विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवैल्यूएशन। बताइए, ऑप्शन पर के ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है। एकदम सही 27 का आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, ठीक है, मतलब विच इज़ द एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। 28 का आंसर बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, मतलब विच इज़ द एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। एकदम सही इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्रस्टी का कार्य करना, यानी एक्ट एज अ ट्रस्टी। ठीक है, 29, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, मतलब एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोगों में से कई टाइम जानते हैं एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, लेकिन यह नहीं होता, इसका आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी सी, आंसर इसका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। ठीक है, मतलब विच टाइप्स ऑफ करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। एकदम
करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन ए, चलन मुद्रा यानी करेंसी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? मतलब इन विच ईयर बैंकिंग ombudsman स्कीम वाज अनाउंस्ड? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए 31 का क्या आंसर होगा? एकदम सही, 1995 में। इसका आंसर है 1995 यानी बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंक को देखिए। क्वेश्चन नंबर, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यीकरण कब किया गया? मतलब इन विच ईयर 14 बीइंग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया वेयर नेशनलाइज? मतलब इंडिया में 14 बैंक को नेशनलाइज कब किया गया कमर्शियल बैंक को? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? 32 का आंसर एकदम सही, 1969, 1969 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, 33 पे चलिए। किन्स के अनुसार विनियोग से क्या अभिप्राय है? मतलब अकॉर्डिंग टू किन्स व्हाट डज इन्वेस्टमेंट इम्प्लाई? बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? एकदम सही, 33 का आंसर है बी, वास्तविक विनियोग से यानी रियल इन्वेस्टमेंट से। क्वेश्चन नंबर 34। किन्सियत बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में से किस बिंदु पर होगा? मतलब अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट एट विच पॉइंट इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? एकदम सही, 34 का आंसर होगा सी, आई इक्वल टू एस। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है? विच वन इज करेक्ट? बताइए 35 का क्या आंसर होगा? इसका डायरेक्ट आंसर है बी, के इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एमपीएस। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, किन्स ने विनियोग गुणक का विचार निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया? मतलब फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग किन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिराइव्ड? 36 का आंसर बताइए। एकदम सही, 36 का आंसर है बी, कहन के रोजगार गृहनक, मतलब कहन्स एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। 36 का आंसर होगा बी। 37 पे आइए। विच मॉनेटरी मेजर इज टू बी एडॉप्टेड इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप? 37 का आंसर बताइए। एकदम सही, 37 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? आप लोग को पता है, कॉमर्स के स्टूडेंट को पता है भारत का वित्तीय वर्ष कौन है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन ए। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। ऐसा व्यय क्या कहलाते हैं जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते? मतलब विच टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? 39 का आंसर है ए, राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? ठीक है, मतलब विच टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन? यानी ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस? तो जल्दी से बताइए 40 का आंसर क्या होगा? एकदम सही, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पुल को हम लोग भविष्य में बहुत दिन तक यूज करेंगे, तो ये मेरे लिए एसेट है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। क्वेश्चन नंबर 41। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी? ऑप्शन ए डेफिसिट बजट यानी घाटे का बजट, ऑप्शन बी संतुलित बजट यानी बैलेंस बजट, या ऑप्शन सी सरप्लस बजट यानी बचत का बजट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? एकदम सही, 41 का आंसर होगा
ए घाटे का बजट यानी डिफिसिट बजट। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन ए ब्याज का भुगतान यानी इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन बी एक्सपेंसेज ऑन मशीनरी यानी मकान का क्रय, ऑप्शन सी मशीनरी व्यय यानी एक्सपेंसेज ऑन मशीनरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। एकदम से 42 का आंसर होगा ए ब्याज का भुगतान यानी इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 43 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सही माप है, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट मेजर ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। ऑप्शन ए फिजिकल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, ऑप्शन बी रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन सी फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन डी कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताइए 43 का क्या आंसर होगा। एकदम सही 43 का आंसर है सी राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का अंतर यानी फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44, स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से गुण है, मतलब विच वन इज अ मेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। ए प्रोमोटर फॉरेन ट्रेड, बी इंक्लूड फॉरेन कैपिटल, ऑप्शन सी इंक्रीज कैपिटल फॉर्मुलेशन, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एकदम सही 44 का आंसर है उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। विदेशी विनिमय विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, मतलब विच वन इज अ सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऑप्शन ए इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन नेशन, विदेशों में निवेश, ऑप्शन सी गिफ्ट स्कीम टू फॉरेन नेशन यानी विदेशों में भेंट उपहार योजना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दिस। बताइए 45 के क्या आंसर। एकदम सही ऑल ऑफ दिस। 46 दृश्य मंदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन में किसे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए मतलब विच वन इज विजिबल आइटम बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी क्लॉथ, ऑप्शन सी सीमेंट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। 46 का आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस, सभी दिखाई देते हैं। ठीक है, 47 भुगतान शेष की संरचना में निम्नलिखित में से कौन से खाते सम्मिलित होते हैं, मतलब विच अकाउंट इज इंक्लूडेड इन द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस पेमेंट। ऑप्शन ए करेंट अकाउंट यानी चालू खाता, ऑप्शन बी कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 47 का आंसर एकदम सही सी होगा, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों। 48 चालू खाते की निम्नलिखित में कौन से मंदे हैं, मतलब विच वन इज द आइटम ऑफ करेंट अकाउंट। ऑप्शन ए दृश्य मंदों का आयात यानी इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, ऑप्शन बी एक्सपेंसेज ऑफ टूरिस्ट यानी पर्यटकों का खर्च, ऑप्शन सी दृश्य मंदों का निर्यात यानी एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी उपयुक्त सभी। 48 का आंसर एकदम सही डी होगा। 49 अदृश्य मंदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कैसे सम्मिलित किया जाता है, मतलब विच वन इज इनविजिबल आइटम ऑफ बैलेंस पेमेंट। ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी शिपिंग, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए 49 का आंसर क्या होगा। एकदम सही उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में असमानता का क्या कारण है, मतलब विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑप्शन ए नेशनल रीजन यानी प्राकृतिक कारण, ऑप्शन बी आर्थिक कारण यानी इकोनॉमिक रीजन, ऑप्शन सी पॉलिटिकल रीजन यानी राजनीतिक कारण, ऑप्शन डी इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दी। एकदम सही 50 का आंसर होगा डी। देखिए हमको पता है कि अभी बैकग्राउंड में आप लोगों को गाना सुनाई दे रहा होगा अजीब अजीब सा, या ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप मैनेज कर लीजिए, कोशिश करेंगे कि हम इसे दूर कर सकें। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, आपको टाइम पे हर सब्जेक्ट का MCQ प्रैक्टिस मिलता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।